नमस्कार, मेरा नाम है आलोक और आज हम बात करने वाले हैं कि एनसीएलटी ने क्या कहा अडानी जेपी डील में, क्या हुआ वेदांता का। और पहले हमने एक वीडियो किया था अडानी जेपी डील, क्या 15 साल से अटके घर अब मिल पाएंगे। उस वीडियो में हमने आपको बताया था कि इस पूरे केस में 10 अप्रैल 2026 को एनसीएलटी का अपना फैसला देगी और वही डिसाइड करेगा कि अडानी का प्लान फाइनल अप्रूवल पाता है या नहीं। तो अब वो फैसला आ चुका है। पहले शॉर्ट में केस समझ लेते हैं। ये केस जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड का इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन का है, जहां लेंडर्स ने अडानी ग्रुप का 14,535 करोड़ का प्लान चूज किया, जबकि वेदांता लिमिटेड ने 17,926 करोड़ का हायर बिड दिया था। वेदांता ने इस डिसीजन को चैलेंज किया और कहा कि ज्यादा वैल्यू होने की वजह से उनका प्रपोजल कंसिडर होना चाहिए, लेकिन लेंडर्स ने अडानी को प्रेफरेंस दिया क्योंकि उसने ज्यादा अपफ्रंट कैश और फास्टर एग्जीक्यूशन का प्रॉमिस दिया। एनसीएलटी का डिसीजन से इस डील को क्लियर डायरेक्शन मिल चुका है। तो क्या अडानी का टेक ओवर अब रुकने वाला नहीं है? क्या वेदांता का चैलेंज फेल हो गया? और सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्या इसका मतलब है कि होम बायर्स को अब रिलीफ मिलेगा? मेरा नाम है आलोक और आज हम सिर्फ अपडेट नहीं देंगे, इस डिसीजन का रियल मतलब समझेंगे ग्राउंड लेवल पर इंपैक्ट के साथ। एनसीएलटी ने 10 अप्रैल 2026 को अडानी जेपी डील में क्या फैसला दिया। 10 अप्रैल को एनसीएलटी ने दो बहुत महत्वपूर्ण चीजें बोली। पहला, अडानी के प्लान पर स्टे नहीं दिया गया। एनसीएलटी ने क्लियरली कहा, हम स्टेज पर अडानी को रिजोल्यूशन प्लान को रोक नहीं रहे हैं। इसका मतलब है कि डील कंटिन्यू रहेगी, प्रोसेस रुकेगा नहीं और अडानी का टेक ओवर अभी के लिए अलाउड है। ये एक स्ट्रांग सिग्नल है। वेदांता का चैलेंज तुरंत एक्सेप्ट नहीं हुआ। वेदांता ने क्या बोला था? हमारा बिड ज्यादा था, प्रोसेस रिकंसिडर होना चाहिए। लेकिन एनसीएलटी ने क्या किया? इस आर्गुमेंट को तुरंत एक्सेप्ट नहीं किया, प्रोसेस में इंटरफेयर करने से मना कर दिया और उन्होंने कहा हायर बिड होने से डील वापस नहीं खुलती। आईबीसी यानी इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोड में सिर्फ ये नहीं देखा जाता कि कौन ज्यादा पैसे दे रहा है, ये भी देखा जाता है कौन फास्टर एग्जीक्यूट करेगा, कौन अपफ्रंट पैसा दे रहा है और कौन प्रोजेक्ट कंप्लीट करने की कैपेसिटी रखता है। और यहीं पर अडानी एज ले गया। अडानी के पास था ज्यादा अपफ्रंट कैश। अडानी ने लेंडर्स को इमीडिएट 6,000 करोड़ के आसपास कैश देने का प्लान दिया, जो बैंक्स के लिए क्रिटिकल था। बढ़िया एग्जीक्यूशन ट्रैक रिकॉर्ड, एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, लार्ज स्केल प्रोजेक्ट हैंडल करने का एक्सपीरियंस ऑलरेडी है। लेंडर्स को कॉन्फिडेंस है कि ये स्टॉक प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो सकते हैं। स्पीड एंड सर्टेनिटी का वादा, आईबीसी में डिले सबसे बड़ा रिस्क होता है। अडानी का प्लान ज्यादा स्ट्रक्चर्ड और फास्टर एग्जीक्यूशन वाला था। लेंडर्स का ट्रस्ट, आईबीसी सिस्टम में फाइनल डिसीजन लेंडर्स का होता है और उन्होंने ये डिसाइड किया है जो पैसा जल्दी रिकवर करवा सकता है और प्रोजेक्ट कंप्लीट कर सकता है वही बेटर बिडर है। इसलिए ये डील हाईएस्ट बिड का गेम नहीं था, ये मोस्ट रिलायबल एग्जीक्यूशन का गेम था और उसमें अडानी आगे निकला है। दिस डिसीजन इज अ पॉलिसी लेवल सिग्नल। इस डिसीजन में हम देख रहे हैं कि कोर्ट्स लेंडर के डिसीजन को रिस्पेक्ट कर रहे हैं और ये भी मान रहे हैं कि बेस्ट वैल्यू का मतलब सिर्फ हाईएस्ट नंबर नहीं है, एग्जीक्यूशन की वैल्यू हाईएस्ट बिड से ज्यादा है और यही फ्यूचर में सिमिलर केसेस में भी हो सकता है। अब थोड़ा और गहराई से समझते हैं कि इसका असली मतलब क्या है। ऐसे केसेस में कोर्ट क्या कर सकता है, क्या नहीं। आईबीसी फ्रेमवर्क में कोर्ट जैसे नेशनल कंपनी लॉ एपीलेट ट्रिब्यूनल जनरली ये चेक करते हैं कि प्रोसेस फेयर था या नहीं और कोई मेजर इरेगुलरिटी या फ्रॉड तो नहीं है। लेकिन कोर्ट्स ये डिसाइड नहीं करते कि कौन सा बिड बेस्ट है। ये डिसीजन लेंडर्स का होता है, जिसे कमर्शियल विजडम कहते हैं। और इस केस में कोर्ट ने क्लियर सिग्नल दिया, जब लेंडर्स ने सोच समझकर डिसीजन लिया है तो हम उसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे। सेकंड, बेस्ट वैल्यू का मतलब अब चेंज हो रहा है। ट्रेडिशनली लोग सोचते थे हायर बिड मतलब बेस्ट डील, अब ऐसा नहीं है। अब बेस्ट वैल्यू में आता है अपफ्रंट रिकवरी, एग्जीक्यूशन सर्टेनिटी एंड टाइम बाउंड डिलीवरी। मतलब अगर कोई 100 रुपए आज रिकवर करवा दे, वो उस 150 रुपए के प्रॉमिस से बेटर था जो 5 साल बाद मिले। थर्ड, एग्जीक्यूशन इज मोर देन वैल्यूएशन एंड दिस इज अ गेम चेंजर। इस रीजन का सबसे बड़ा टेक अवे ये है कि अब एग्जीक्यूशन इज द किंग। रियल एस्टेट जैसे सेक्टर्स में जहां स्टॉल्ड प्रोजेक्ट्स, लीगल डिस्प्यूट्स और फंडिंग इश्यूज रहते हैं, आम है, वहां सिर्फ ज्यादा पैसा ऑफर करना इनफ नहीं है। मार्केट को चाहिए डिलीवरी, स्पीड, ग्राउंड लेवल कंप्लीशन और ये जो दे सकता है वही जीतेगा। फोर्थ पॉइंट है, अब ऐसे केसेस में बिग प्लेयर्स को एडवांटेज मिलेगा। इसका एक लॉन्ग टर्म इंपैक्ट ये भी है कि लार्ज कॉर्पोरेट्स जैसे अडानी, टाटा, रिलायंस को अब नेचुरल एडवांटेज मिलेगा क्योंकि इनके पास स्ट्रॉन्ग कैपिटल है, इनकी एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी प्रूवन है और लार्ज प्रोजेक्ट्स हैंडल करने का एक्सपीरियंस भी होता है। स्मॉल प्लेयर्स या सिर्फ फाइनेंशियल बिडर्स धीरे धीरे मार्केट से आउट हो सकते हैं। फिफ्थ, रियल एस्टेट मार्केट में क्या होने के आसार है। ये डिसीजन एक ब्रॉडर ट्रेंड दिखा रहा है। अब उम्मीद है कि स्टॉल्ड प्रोजेक्ट्स रिवाइव होंगे,
वीक डेवलपर्स एग्जिट होंगे और मार्केट कंसोलिडेट होगा। बायर्स को मिलेंगे बेटर डिलीवरी चॉइसेस, ज़्यादा अकाउंटेबिलिटी एंड स्ट्रॉन्गर डेवलपर्स। एनसीएलटी के डिसीजन में कुछ रिस्क भी हैं। मुझे इस मॉडल में जो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम नजर आ रही है वो यही है कि अगर सिर्फ बिग प्लेयर्स को प्रेफरेंस मिलेगा तो मार्केट में कंपटीशन कम हो सकता है, और अगर एग्जीक्यूशन डिले हो गया तो हायर बिड रिजेक्ट करने का डाउन साइड भी हो सकता है। रिलायबल एग्जीक्यूशन बहुत जरूरी है। फिलहाल करंट सिचुएशन में सुप्रीम कोर्ट ने स्टे नहीं दिया और एनसीएलटी ने भी डील को रोका नहीं, तो अडानी का रास्ता भी आगे के लिए क्लियर है। पर फाइनल क्लोजर तब होगा जब डिटेल्ड ऑर्डर और इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट होगा। होम बायर्स के लिए अडानी प्लान में 2074 करोड़ एलोकेट किए गए हैं। उन्हें दो ऑप्शंस दिए गए थे, पोजीशन या रिफंड। डील अलाउ हो गई है। घर मिलना कब स्टार्ट होगा ये इस बात पर डिपेंड करता है कि कंस्ट्रक्शन रीस्टार्ट हो रहा है कि नहीं, 100 से ज़्यादा टावर्स कब कंप्लीट होंगे और लीगल क्लीनअप कब होगा। 2 साल का टाइमलाइन बहुत एग्रेसिव है। ये कोई फ्रेश प्रोजेक्ट नहीं है। ये प्रोजेक्ट 10-15 साल से स्टॉल्ड है। कंस्ट्रक्शन इनकम्प्लीट है, मल्टीपल टावर्स हाफ बिल्ट है और लीगल और फाइनेंस इश्यूज ऑलरेडी पेंडिंग है। इनको रीस्टार्ट करना आसान नहीं है। कंस्ट्रक्शन शुरू करने से पहले ही कॉन्ट्रैक्टर्स को रिपॉइंट करने पड़ेंगे, ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट्स को सेटल करने होंगे, अप्रूवल्स रिन्यूअल करने होंगे, डिजाइन और कंप्लायंस अपडेट करना होगा। इस सब में 6 to 9 मंथ लग सकते हैं। ऊपर से 1 से 2 टावर का प्रोजेक्ट नहीं है, 100 से ज्यादा टावर्स हैं, थाउजेंड्स ऑफ फ्लैट्स हैं और मल्टीपल फेजेस में है। अब सोचिए, अगर एक टावर कंप्लीट करने में 18 से 24 महीने लगते हैं तो यही डजन्स ऑफ टावर्स हैं, तो 2 साल में सब डिलीवर करना प्रैक्टिकली बहुत टाइट है। पेपर्स और रियल वर्ल्ड में बहुत फर्क होता है। रियल वर्ल्ड में लेबर अवेलेबिलिटी फ्लक्चुएट करती है, मटेरियल कॉस्ट और सप्लाई डिले होते हैं, परमिशन और इंस्पेक्शंस टाइम लेते हैं, एग्जीक्यूशन लीनियर नहीं होता, डिलेज बिल्ट इन होते हैं, फिर लीगल और कंप्लायंस रिस्क भी होते हैं, टाइटल इश्यूज, लिटिगेशन, बायर डिस्प्यूट में अगर कोई भी रीओपन हुआ तो टाइमलाइन और पुश हो सकती है। इसलिए मुझे लगता है कि ऑन ग्राउंड 2 साल में अचीव करना बहुत मुश्किल है। एनसीआर रियल एस्टेट मार्केट में अब क्या क्या हो सकता है? कुछ चीजें तो ऑब्वियस है, जैसे स्टॉल्ड प्रोजेक्ट्स रिवाइव होंगे तो बायर कॉन्फिडेंस वापस आएगा, ब्रोकर्स के लिए रीसेल और एक्टिविटी बढ़ेगी। पर उससे भी बड़ी बात यह है कि बिग कॉर्पोरेट्स अब डिस्ट्रेस्ड एसेट्स पिक कर रहे हैं और मार्केट धीरे धीरे ऑर्गेनाइज्ड हो रहा है। पिछले 10 से 12 सालों में एनसीआर का सबसे बड़ा पेन पॉइंट क्या था? स्टक प्रोजेक्ट्स, डिलेड पोजीशन और ट्रस्ट का कोलैप्स होना। अब जैसे ही कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स कंप्लीट होने लगेंगे, एक साइकोलॉजिकल शिफ्ट आएगा। ये सेंटिमेंट चेंज ही नेक्स्ट डिमांड साइकिल ट्रिगर करेगा। बायर माइंडसेट भी फंडामेंटली चेंज होगा। बायर प्राइस और लोकेशन के अलावा डेवलपर का ट्रैक रिकॉर्ड, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ और एग्जीक्यूशन हिस्ट्री भी देखेगा। साथ ही डेवलपर लैंडस्केप कंसोलिडेट होगा। मार्केट 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे। टियर 1 डेवलपर्स, जिसमें आते हैं अडानी, टाटा, डीएलएफ, गोदरेज जैसे डेवलपर्स। टियर 2 वीक डेवलपर्स, या तो एग्जिट करेंगे या मर्ज या एक्वायर हो जाएंगे। कम प्लेयर्स रह जाएंगे और वो स्ट्रांग ही होंगे। मेरा मानना है कि एक और इंटरेस्टिंग शिफ्ट आएगा। स्ट्रांग डेवलपर्स प्रीमियम चार्ज करेंगे और बायर्स ये पे करने के लिए रेडी भी हो जाएंगे, जिससे उन्हें डिले का रिस्क कम फेस करना पड़े। पूरे चांसेस हैं कि एनसीआर में प्राइस गैप बढ़ेगा। स्ट्रांग प्रोजेक्ट्स और एक्सपेंसिव हो जाएंगे और वीक या अननोन प्रोजेक्ट्स डिस्काउंटेड रेट्स पर मिलने लगेंगे, पर लैटर ज्यादा रिस्की हो सकते हैं। ऐसे में रीसेल मार्केट बूम करेगा। ये ब्रोकर्स के लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है। जैसे ही स्टॉल प्रोजेक्ट्स मूव करेंगे, रजिस्ट्री ओपन होगी और पोजीशन दिखेगा, इन्वेस्टर्स एग्जिट करना शुरू कर देंगे और एंड यूजर्स एंट्री लेना शुरू कर देंगे। इसलिए रीसेल इन्वेंट्री एक्सप्लोड करेगी। मुझे तो ऐसा भी लगता है कि बैंक फंडिंग और लैंडिंग पैटर्न चेंज होगा। बैंक सिर्फ स्ट्रांग डेवलपर्स को फंड करेंगे और रिस्की प्रोजेक्ट्स को अवॉइड करेंगे। बायर्स को भी लोन मिलना आसान होगा अगर प्रोजेक्ट क्रेडिबल डेवलपर का है। ये केस एक प्रेसिडेंट सेट करता है। आगे से स्टॉल प्रोजेक्ट्स को रिवाइव करने में आईबीसी के स्टैंडर्ड मॉडल तो बन सकते हैं, जहां इंसॉल्वेंसी, रिजोल्यूशन और कॉर्पोरेट टेकओवर के साथ डेट प्रोजेक्ट्स को फिर से शुरू किया जा सकेगा। न्यू लॉन्च करने वाले डेवलपर्स को भी इससे कुछ इंपॉर्टेंट लेसन्स मिलते हैं। वो भी सीखेंगे कि ओवर लिवरेज मत करो, बायर से अनरियलिस्टिक प्रॉमिस मत करो और फेज्ड डेवलपमेंट करो। अब लॉन्चेस ज्यादा डिसिप्लिन हो जाएंगे और स्पेकुलेटिव सप्लाई कम हो जाएगी। हम लगातार इस बात पर नजर रखे हुए हैं कि इंप्लीमेंटेशन कब स्टार्ट होता है, कंस्ट्रक्शन ग्राउंड पर कब दिखता है, होम बायर्स को फर्स्ट पोजीशन कब मिलता है। मेरा नाम है आलोक और अगर आपको भी ऐसे रियल टाइम अपडेट्स चाहिए
तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। कोई सवाल हो तो कमेंट करिए। आपको क्या लगता है, अडानी डिलीवरी करेगा? तो आपका समय के लिए, और आपने इस पूरी वीडियो को देखा, इससे जुड़े अगर कोई सवाल हो तो कमेंट कर सकते हैं। आप अपने दोस्तों, मित्रों, उनके साथ शेयर करिए जिनका पैसा फंसा हुआ है और इस डील पे जिनकी नज़र है। अधिक जानकारी के लिए और हमारे रेगुलर अपडेट्स के लिए आपको सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना होगा, बेल आइकन को क्लिक करना होगा, जिससे जब भी जैसे ही कोई मैं वीडियो अपलोड करूं आपको अलार्म आ जाए, नोटिफिकेशन आ जाए। और हम हर रोज़ एक अच्छी रिसर्च वीडियो डालते हैं जिसमें पूरी एक टीम है जो रिसर्च करती है, बात करती है और आधिकारिक सूत्रों से सारे इंफॉर्मेशन इकट्ठा करके एक डिलीवरेबल कंटेंट प्रिपेयर करती है। धन्यवाद।